नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेखा थापलिल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने। स्कॉटलैंड से लौटी थी युवती। कॉलेज के छात्र ने बना डाला 3 किलोमीटर तक ऊंचाई पार करने वाला रॉकेट लॉन्चर। ड्यूटी के समय लापरवाही करने वाले 4 पुलिसकर्मियों को एसपी उत्तरकाशी द्वारा किया गया लाइन हाजिर। देर रात हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र कटारपुर में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को किया बर्बाद। अंतर्राष्ट्रीय हनीबी महोत्सव के दौरान उत्तरकाशी जनपद के प्रगतिशील काश्तकारों को कृषि मंत्री ने किया पुरस्कृत। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। देहरादून की एक महिला में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने मामले की पुष्टि की है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा के मुताबिक देहरादून की कांवली रोड निवासी 23 साल की युवती बीती 8 दिसंबर को स्कॉटलैंड से दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंची थी। इस दौरान एयरपोर्ट पर युवती का कोरोना सैंपल लिया गया था, जिसमें युवती की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। युवती 8 दिसंबर की शाम को ही कार से अपने माता पिता के साथ देहरादून पहुंच गई थी। सीएमओ कार्यालय के IDSP यूनिट के अनुरोध पर 11 दिसंबर को युवती से अपना सैंपल जांच हेतु SRAL लैब के कर्मचारियों को घर बुलाकर दिया। देहरादून आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर R राजेश कुमार ने दून वासियों से गढ़वाली भाषा में अपील करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने अपने संदेश में जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी अपने मत का इतना प्रयोग करें कि राज्य में देहरादून जनपद सर्वाधिक मतों में पहली पंक्ति में आ सके। नमस्ते, प्रणाम। मी डॉक्टर R राजेश कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी देहरादून, आप लोगों तक कुछ बोलना चाहूँ छे। जन की आप तक पता है कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा को चुनाव होने वाला है और लोकतंत्र को मजबूती का वास्ता बहुत जरूरी है कि हम सब लोग वोट डालने को खातिर जरूर जाए। मेरी आप सबों से एक छोटी सी अपील है कि ए बार सभी लोग घर बैठे निकलकर वोट जरूर देना। देहरादून जिले को टॉप वालू जिला बना के उत्तराखंड की उन्नति में भागीदार बना। धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने कहा कि कुछ कार्य राजनीति के तहत नहीं बल्कि इंसानियत के नाते भी कराए जाते हैं। मोहनपुरा मिलापनगर में वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। अनेक बीमारियां यहाँ पनप रही हैं। आश्वासन तो मिलते हैं पर कार्य किसी ने नहीं कराया। खानपुर के मोहनपुरा मिलापनगर में पिछले कई वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। सड़कों पर मलमूत्र का गंदा पानी बहता है, तालाब भरे हुए हैं। किसी भी राजनेता ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। मंगलवार को पहाड़ टीवी की टीम पहुंची तो देखा वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार स्वयं के खर्चे से कार्य करा रहे हैं। इस वक्त हम खानपुर के मोहनपुरा में हैं, जहाँ पर लगातार 20 सालों से एक जल भराव की समस्या बनी हुई है। सीधा बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार से। सर, 20 सालों से समस्या है। सारे दल सभी चुनाव नजदीक है और लगातार सक्रिय हैं। तमाम वादे हो रहे हैं बिजली के, पानी के, सड़कों के। आप किसी दल से नहीं, फिर भी ये कार्य करा रहे हैं, क्यों? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ काम राजनीति के लिए नहीं, इंसानियत के लिए करने चाहिए। यहाँ लोग इंसान होकर भी नरक जैसे जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं। ये पानी तो आप आज देख रहे हैं, जब यहाँ बरसात होती है तब यहाँ का माहौल देखिए। घरों में लोगों के पानी घुस जाता है। लोगों के मकानों में 10-10 पैड़ी थी, वहाँ सिर्फ एक पैड़ी रह गई है। अब मकान आदमी कितना ऊपर उठाता चला जाएगा। जो इंसान कमाता है वो यहाँ अपना जीवन जीने के लिए ख़त्म कर देता है, या तो अपने घर को बचाने के लिए या फिर अपने बच्चों की बीमारियों पर या खुद की बीमारी पर। डेंगू हो रहा है, दुनिया भर की बीमारियाँ पल रही हैं, मलेरिया है, और सबसे बड़ी बात मल मूत्र का पानी सड़कों पर बहता है। बच्चे उसमें से नंगे पैर स्कूल जाते हैं, आते हैं। उस व्यथा को भी इंसानों की समझना चाहिए। तो हर चीज़ हम वोट के लिए नहीं कि वोट मिलेगा तो करेंगे। मैं वोट के लिए तो सबसे कहता हूँ, एक बार पहले भी कहा मैंने, वोट आपका विवेक है। आपको जिसे देना है आप उसे देना। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, ना आऊँगा। मैंने ये काम इंसानियत के लिए कराया है और आगे भी इस तरीके के काम जहां भी जरूरत पड़ेगी इंसानियत के लिए होते रहेंगे। ये वोटों की राजनीति से इसको दूर रखें। मैं वोटों की राजनीति पे बात ही नहीं करना चाहता। सर, उत्तराखंड बालिक के बाद 20 साल का भी हो चुका, लेकिन अभी तक 20 सालों में तमाम दल राजनीति आए हैं, तमाम सरकारें बनी हैं। क्या कभी किसी प्रतिनिधि या सरकार की इतनी बड़ी समस्या पर नजर नहीं पड़ी? कारण क्या है इसका? आज से 1 साल पहले एक लड़के ने मुझे
सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से यहाँ से ये सारे वीडियोस भेजे थे, तो मुझे हैरानी हुई। मुझे लगा यार ये कहीं और के हैं, कोई ऐसा मुझे लगता था कि शहर में, वो भी उत्तराखंड राजधानी से मात्र 70 किलोमीटर की दूर, जहाँ नगर निगम भी है, पूरा शहर है, अच्छे शहरों में गिनती होती है, उस शहर के अंदर इतना बड़ा बदनुमा भद्दा दाग लोगों के दामन पे लगा हुआ है। और उसके बावजूद भी राजनेता यहाँ से केंद्र में मंत्री रहे, यहाँ से मेयर भी हैं, यहाँ से विधायक भी हैं। लोग कहते थे कि हम घूंट में पी जाएंगे और बाद में कहने लगे हम रावण तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ ना, लोग बाग राजनीति के चलते इंसानियत को भूल जाते हैं। इंसानियत जो है वो सबसे ऊपर है। पहले इंसानों के लिए काम करें, वोटों की राजनीति तो बाद में होती भी रहेगी। सर पुल भी बना रहे हैं आप, क्या समस्या थी और किस तरह हालात थे उनके जो आपने उस तरफ ध्यान दिया? क्योंकि उससे पहले तो तमाम राजनीतिक दल भी वहां पर पहुंचे, आश्वासन भी हुआ, लेकिन आपने करके दिखाया। आप ये बताइए, कुड़ी नेत वाला पुल टूटने के कारण लोगों को रेलवे पुल का इस्तेमाल करना पड़ता था। हर साल 3 से 4 मौतें हो रही थी कट के लोगों की। लगभग 3 साल में 18 लोग कटकर मरे। आपने कभी उनके घर वालों से पूछिए जाकर, जिनको अपने बच्चों को, अपने घर परिवार के लोगों को उनके कटे हुए टुकड़े उठा के घर लाने पड़ते हैं अंतिम संस्कार के लिए। तो वो पुल बनना जरूरी था, इसलिए बनाया गया। बादशाहपुर का पुल भी इसलिए बनाया गया, बच्चा डूब के मर गया था। आज यहाँ मोहनपुरा में या मिलाप नगर में जो काम हो रहा है, ये आप मुझे बताइए, उस मिलाप नगर वाला जो जोड़ है, वो मोहनपुरा और मिलाप नगर के बीच में है, जो माड़ी के पास, वहाँ कितने लोग डूब के मर गए? अभी किसी ने सुध ली? राजनीति राजनीति राजनीति, बस आप हर समय राजनीति करेंगे, ये भी अच्छा नहीं है। तो आगे का क्या प्लान? कुछ नहीं है यार, कोई प्लान नहीं है। जरूरी है कि चुनाव लड़ें, नहीं लड़ेंगे तब क्या है, काम ना करें। नहीं, ये काम सरकार का है, प्रतिनिधि का है। अब ऐसा है, जब सरकारें बेशर्म हो जाएं तब इंसानों को खुद आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसा नहीं होता। कंधे से कंधा मिला के अकेले जब आप चलते हैं तो कारवां बनता चला जाता है। जनसभाएं लगातार कर रहे हैं खानपुर में, कितना प्यार और प्रेम मिल रहा है? वो आप भी जानते हैं, जितना मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो जब ये जनता है, ये आपको कब आंखों पे बिठा लेगी आपको नहीं पता, और कब जमीन में मिला देगी आपको नहीं पता। तो इसलिए जनता सर्वोपरि है, कोई राजा नहीं होता, जनता ही, प्रजा ही सबसे ऊपर होती है। आपने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर खानपुर की जनता आपको कहीं ना कहीं प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहे तो? उमेश भैया जिंदाबाद, उमेश भैया जिंदाबाद। जनता चाहेगी तो सब कुछ होगा। जनता चाहेगी। तो ये था हमारे साथ उमेश, वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि कहीं ना कहीं कोई कार्य अगर सरकार की तरफ से ना हो तो इंसानियत के नाते भी किए जाते हैं। और लगातार जो चुनाव के मुद्दे पे बात हुई, तो चुनाव के लिए साफ तौर पे कहा है, अगर जनता चाहेगी तो चुनाव लड़े जाएंगे, नहीं इंसानियत के नाते जितने भी तमाम समस्या या लोगों की समस्या मेरे सामने आ रही हैं, उसको हर हाल में पूरा किया जाएगा। सुशील कुमार झा, पहाड़ टीवी, खानपुर। ये करीब हमारे यहाँ 3 साल से हो रखा है ये प्रॉब्लम ना। हम लोग SDM, DM, विधायक, सांसद, हर किसी के पास जाके आगे, मगर सब आते हैं आश्वासन देके, आश्वासन भी नहीं देते। ये बोलेंगे पानी कम इस्तेमाल करो, तो ये आपने इतनी गहराई में लिया क्यों, मतलब ऐसे ऐसे हम लोग को जवाब मिलते थे। आज तो यहाँ तक कि पिछली बार, अभी कुछ पिछले साल गर्मियों की बात है, यहाँ मीडिया वाले भी आए थे, हम लोग उनको भी काफ़ी वो दिया था। हमने इतने में हमारे आगे विधायक जी बोलते हैं पानी कम इस्तेमाल करो, मतलब ये है। मगर मैं हाथ में सरसों उगाऊँ, 4 साल बाद ये जवाब मिला, मैं हाथ में सरसों उगाऊँ। जैसे किसी ने, जैसे चुनाव में थे, वो बोलते थे कि हाँ मैं एक घूंट में पी जाऊँगा इसको, और लास्ट हमें 4 साल बाद जवाब मिलता है मैं हाथ में सरसों उगाऊँ। 4 साल में तो हाथ में सरसों क्या बहुत कुछ उग जाता है। तो हमने ये जवाब दिया उनको, भाई हमने जब आप चुनाव लड़ रहे थे, हमने ये बोला था कि हमारे यहाँ पानी की ही समस्या है और कोई समस्या है नहीं, हम कच्चे में चल लेंगे, हम पानी का, हमारे यहाँ का पानी का वो होना चाहिए, निकास होनी चाहिए करके ना। बस किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज अभी बेचारे ये आ रखे हैं, हमारे लिए तो भगवान समान ही है समझो। हम जब से ये आए हैं, हम लोग को तो बहुत, मतलब एक उम्मीद, क्या मतलब हो गया कि हमारे क्षेत्र का विकास क्या बहुत कुछ हो गया। ज़रूर कहेंगे, क्योंकि हम 3-4 साल से बहुत परेशान हैं यहाँ पर, कि जगह जगह या तो मकान इतने नीचे है, मिट्टी भर भर के इतनी ऊंची हो गई, नाले भर के बाहर आ जाते हैं। और जितने भी आए, हम कितने बार जुट बना के चले गए सबके पास, बस उनका वही है, हाथ में सरसों उगाओ, पानी कम फेंको, ये करो सो करो। उधर विधायक विधायक थे, कौन थे, वो आए थे, तो उन्होंने बोला, वो तो ऐसे गए कि जैसे उनके घर के हमने खेती खा ली, हमें ऐसे डांट के चले गए यहीं पर चौराहे पे।
डांट के गए थे वो चौराहे पे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बातें सुनाए, तो जनता भी क्या करेगी, फिर जनता फिर खुद चुप हो जाती है। जो आदमी जरा भीड़ करते हैं, बताते हैं उन्हें, वो बोलते हैं हटो 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 हटो। और एक बार वहाँ फाटक पर आए थे तो इतना पानी भरा हुआ था, तो उनसे बोला आप चल के देखो कि हम लोग ऐसे चलते, तो आप चल के देखो, तब तो हम आप। तो इस बार तो ये मना उमेश जी आए हैं, तो हमें इनके आने से हमें बहुत ही मतलब संकोच शांति इसलिए मिली है कि मतलब ये करने वालों में से हमें लग रहे हैं। भाजपा विजय संकल्प यात्रा बुधवार दोपहर 2 बजे विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ विजय संकल्प यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान नगर में रैली निकालकर राधा कृष्ण मंदिर के समीप विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया। आज सतपुली के अंदर विजय संकल्प यात्रा आई हुई है। हम सभी नेताओं का अभिनंदन और वंदन करते हैं। यहाँ पर हमारे जिला प्रभारी सुबोध उनियाल जी, ऋतु खंडूड़ी जो जमकेश्वर की विधायिका हैं, वो भी आई हुई हैं यात्रा में। उनका उद्बोधन हुआ और सबको ये पता चला कि कितने विकास के काम हुए हैं। निश्चित रूप में कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है और कार्यकर्ता निश्चित रूप में जो देवतुल्य कार्यकर्ता है वो काम करेगा और पहाड़ के अंदर कमल खिलाएगा। विजय के अग्रसर होते हुए हमारी ये यात्रा यहाँ पर इसका ये एक उद्घोषण रहा और उसके बाद जो है हम लोग अब नौका खाल जा रहे हैं, वहाँ पर उसका सम्मान होगा और उसके बाद हम पाबो निकल जाएंगे। ये हमारे क्षेत्र के अंदर ये 2 दिन के लिए यात्रा चल रही है, उसके बाद ये होते हुए पौड़ी चली जाएगी। आरोप लगने के बाद जांच चलती है। प्रमोशन जो है डिपार्टमेंटल सीनियरिटी पे होता है और जब भी जांच रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, साबित होने के बाद चार्जशीट इशू की जाती है। चार्जशीट इशू होने के बाद जवाब आने का इंतजार होता है, उसके बाद निर्णय में कोई अगर देखिए आरोप सिद्ध अगर अभी तक हो गए होते तो निर्णय लिया जा चुका होता है। तो कोई भी जांच किसी के खिलाफ बैठती है तो जांच का परिणामों का इंतजार किया जाता है और ये प्रमोशन अलग से एक प्रथा है। थराली विकासखंड के सोल घाटी में भालू की दहशत बढ़ती जा रही है। ताजा मामला रुईसाण गांव का है, जहां भालू ने गांव के पास ही खेतों में काम कर रहे विजय सिंह बिस्ट उम्र 33 वर्ष और एक अन्य महिला नंदा देवी उम्र 62 वर्ष को अचानक ही हमला कर दिया। दोनों घायलों को 108 की मदद से स्थानीय ग्रामीण CHC थराली लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं इस 1 माह के दौरान भालू के लगातार 6 हमलों से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग करते हुए कहा कि डुंगरी और रुईसाण के एक निश्चित क्षेत्र में ही ये भालू हमला कर रहा है और वन विभाग ग्रामीणों को राहत देने की बजाय किसी और बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द भालू को ना पकड़ पाने की दशा में उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ये आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से विभाग को आगाह करना चाहता हूं कि लगातार रुईसाण डुंगरी में ये 6वीं घटना है और विभाग की मैं कहूँगा विभाग की अनदेखी और लापरवाही है। इसी प्रकार से यदि विभाग ने इतनी बड़ी घटना के बाद यदि सकारात्मक काम नहीं किया तो पूरा क्षेत्र जन आंदोलन के लिए बाध्य होगा और विभाग के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये 5वीं घटना है और लगातार ये 5वीं घटना है और विभाग कुछ नहीं कर रहा, हाथों में हाथ रखे बैठा है। हमने पर्सनल मैं सोल विकास समिति का अध्यक्ष हूँ चरण सिंह रावत, मैंने रंजन साहब से भी वार्ता की, परसों मैं ज्ञापन देने भी गया और रंजन साहब ने कहा कि 3 केस के बाद हमें सूट का आदेश होता है और मैंने परमिशन मांगी है, लेकिन वो परमिशन है कहाँ। आज 6वीं घटना घट गई, विभाग बिल्कुल अनदेखी कर रहा है, विभाग की पूरी लापरवाही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विभाग को पुनः आगाह करना चाहता हूं कि यदि आपने तुरंत 24 घंटे के अंदर इस भालू को शूट करने का कार्यक्रम तय नहीं किया तो हम पूरा क्षेत्र सोलपट्टी जन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आज कुल कितने लोगों पे 2 लोगों को भालू ने अटैक किया जो कि बुरी तरह घायल है और मैं इस चैनल के माध्यम से हॉस्पिटल की भी अनदेखी कहूँगा कि यहाँ पर ये थराली यहाँ के जनप्रतिनिधि सब सोए हैं। ये थराली हॉस्पिटल मात्र रिफर सेंटर है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, रिफर सेंटर है, यहाँ पे कोई केस आता है और यहाँ से रिफर कर देते हैं। और 2 घटनाएं हैं, एक महिला है एक पुरुष है, बुरी तरह घायल है दोनों। पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से पूर्व में भी हमारे विकासखंड के कई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने आगाह किया है विभागीय अधिकारियों को, और जहाँ तक कि ये मेरे संज्ञान में है कि
कि आज ये 6वीं घटना है। इससे पूर्व में भी 4 घटनाएं हो चुकी है और आज मेरे द्वारा जो एक सूचना विभागीय बद्रीनाथ विभाग के डेफू महोदय को भी मैंने आगाह किया है कि आपके द्वारा विभाग के द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा इसमें किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर तत्काल प्रशासन और विभाग इस पर कार्रवाई करे और ताकि इस प्रकार की जान हानि का नुकसान भालू द्वारा ना हो। और एक ही गांव ग्राम पंचायत रुइसाण और डुंगरी जो है उसमें बार बार इस प्रकार का हमला हो रहा है और मेरा आग्रह है कि विभाग इस पे तत्काल एक्शन ले और जैसे जिस किसी द्वारा भी जैसे इसमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी आपके द्वारा हम एक आग्रह करते हैं। सोल क्षेत्र में रुइसाण ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये 5वीं घटना 1 महीने के अंदर घटी है और जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक भी वन विभाग इसमें कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुआ है। और हम मांग करते हैं पूरे इस चैनल के माध्यम से और सरकार से मांग करते हैं कि अगर भालू ने इंसान को काटा है तो हमें भी परमिशन दी जाए ताकि हम भालू को हम लोग मार सकें। अगर विभाग कुछ नहीं करता है, गांव वाले सक्षम हैं कि जो अपने आप निपट सकते हैं, लेकिन अगर इंसान को भालू को इंसान मारता है तो उस पर एक्ट लगता है। लेकिन आज जो है कि इस प्रकार की बार बार घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन कुछ नहीं करता, इस पर भी कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए जिससे कि गाँव वालों की जान बच सके। जनपद टिहरी गढ़वाल में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएच में कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार 16वें दिन भी जारी रहा। टिहरी विधायक से मुलाकात करने के बाद विधायक के घर से कलेक्ट्रेट परिसर तक जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। विधायक धन सिंह नेगी ने स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की कोशिश की लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का फोन स्विच ऑफ रहा। सर, विधायक साहब के तो हमेशा ही पॉजिटिव रुख रहता है। उनके द्वारा बताया गया है कि उनको उनके स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ कई बार वार्ता हो चुकी है जिसमें कि वो हमारी मांगों का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं कि जिसमें 60 साल की सर्विस और एक अच्छा पे स्केल तो होना ही चाहिए। तो उनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी को बार बार कॉल किया गया लेकिन उनका स्विच ऑफ मिला, इसलिए उनकी कोई बात हो नहीं पाई। एमडी से आपकी वार्ता बार बार विफल रहेगी, क्या कारण है? सर, एमडी मैडम से हमारी बात हो चुकी है लेकिन उसमें हमें मीटिंग मिनट जारी होने का इंतज़ार है, जिसमें कि मीटिंग मिनट जारी होते ही हम लोग भी अपने कर्मचारियों को उससे अवगत कराएंगे। अगर संतोषजनक रहा तो हम लोग वापसी कर पाएंगे। आप स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात कर रहे थे कई बार, क्या मुलाकात हो पाई है? सर, एक संतोषजनक वार्ताएं जो होती हैं वो नहीं हो पा रही है, केवल वर्बली हमें आश्वासन मिल रहे हैं। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को एक संतोषजनक जवाब मिल जाए जिसके आधार पर हम वापस आ पाएँ। क्या आगे क्या रुख रहेगा आपका? सर, आगे का रुख तो राज्य कार्यकारिणी के द्वारा यह अवगत कराया जा रहा है कि विधानसभा और मुख्यमंत्री का चुनाव भी हो सकता है। कल 22 दिसंबर को राजकीय महाविद्यालय नैनबाग टिहरी गढ़वाल में स्वीप सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी संदीप कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष गोविंद रफ्तार और छात्र नेता अर्जुन सिंह कैंतुरा के दिशा निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, मतदाता पहचान पत्र में सुधार करवाने और मतदाता सूची से नाम हटवाने और किसी भी प्रकार के समस्या के समाधान के लिए जन जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। बुधवार 22 दिसंबर को गौला गेट में गौला खनन मजदूर संघर्ष समिति के सेक्रेटरी ललित जोशी के नेतृत्व में दर्जनों वाहन स्वामी एकत्र हुए और बढ़ी हुई रॉयल्टी कम करने व क्रशर मालिकों द्वारा रेट तय करने की मांग की गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अब तक रॉयल्टी कम नहीं कर रही है, जबकि रॉयल्टी में जो अन्य खर्चे जोड़े गए हैं उन्हें शीघ्र कम किया जाए। जहां एक और RAFD के नाम पर 9 रुपए लिए जाते हैं, वहीं तोल के नाम पर 49.50 रुपए वसूले जाते हैं। उन्होंने कहा रॉयल्टी में अन्य खर्चे जोड़े जाते हैं जिससे रॉयल्टी महंगी हो रही है। उन्होंने कहा अगर शीघ्र ही प्रदेश सरकार रॉयल्टी कम नहीं करती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पहले से गाड़ियाँ बाहर निकाल दी हैं, हमने गाड़ियाँ प्रेशर वालों ने कहा गाड़ी चलाओ, हमने चलाया लेकिन उन्होंने हमें उचित रेट नहीं दिया, 25 रुपये का रेट दिया, जबकि हमें जो है 28 रुपये तक तो हमारी जो है गाड़ी का भराई तेल पानी डीजल जो होता है 28 रुपये का रेट हमें 28 रुपये तक जो है पड़ता आता है। इस वजह से हमने अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया। हमने शासन प्रशासन DM महोदय CM को सबको हमने ज्ञापन दे दिया, लेकिन हमारी बातों को कहीं पर जो हम
हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा है, इसलिए आज मजबूरीवश हम लोग यहाँ पर एसडीएम कोर्ट का घेराव कर रहे हैं। क्रेशर वाले और हम लोग बीच क्यों नहीं बात हो पा रही? देखिए, क्रेशर वाले कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनको माल मिल रहा, उनने गोला में जो है अपनी फैक्ट्री में उनने गड्ढे बना दिए हैं और 300 फीट जो है गड्ढे बना दिए हैं। खान अधिकारी कभी वहाँ जांच नहीं करते हैं, कभी उनके छापा नहीं मारता है क्योंकि मोटा पैसा जाता है। वो जो है सीएम के बगल में जो है स्टोन क्रेशर उनके मालिक जो है उनके साथ बैठते हैं, तो कहाँ से वो हमारी बात को मानेंगे? वो तो ऊपर से ही जो है कल डीएम साहब ने उनसे कई बात की और बात मनाने की कोशिश की, लेकिन क्रेशर मालिकों ने गोला के डंपर मालिकों से भी बात हुई है और स्टोन क्रेशर वालों से बात। पहले ये बात थी कि 25 रुपये रेट उन्होंने कोट किया था। बाद में एक चरण में, जब प्रथम चरण में जब वार्ता हुई थी तो उसमें 28 रुपये उन्होंने ऑफ़र किया था। उसके बाद कल फिर दोबारा मेरी बात हुई है तो उस पर स्टोन क्रशर्स वालों ने लगभग 30 रुपये रेट कोट किया है और ये चीज़ हम लोगों ने उनको बताई भी है गोला के डंपर मालिकों के साथ जितने भी गेट हमारे चल रहे हैं, लेकिन उसमें अभी रजामंदी नहीं हुई है। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि अब देखिए, पहली बार इतना रॉ मटेरियल आपके गोला में आया है। इससे पहले की परिस्थितियाँ कुछ और थी, उस समय गोला में पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल नहीं आता था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो 54,000 घन मीटर की का हमारा लक्ष्य है उससे ज़्यादा माल होगा यहाँ पर। तो मेरा ये कहना है कि आपस में दोनों के बीच में सामंजस्य होना जरूरी है, आपस में कंप्रोमाइज़ इन दो को करना जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि स्टोन क्रशर वाले या फिर केवल डंपर मालिक ही लाभान्वित हों। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हल्द्वानी नहीं, ये पूरे कुमाऊं के लिए यहाँ से सप्लाई होता है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कभी लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, खासकर जो श्रमिक कभी आए हुए हैं। कल के दिन में ये ना हो कि और ज़्यादा ये खींचे और ये श्रमिक ही इनको न मिले, भले ही दोनों में कंप्रोमाइज़ हो जाए लेकिन काम करने वाले न मिले तो उसका भी कोई लाभ किसी को मिलने वाला नहीं है। तो कई इसी बातों को लेकर, इन्हीं बातों को देख के मैंने कल मीटिंग ली थी और दोनों पक्षों से बात की थी। तो हालांकि माने नहीं, तो मुझे लगता है कि जल्दी 1-2 दिन में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। हल्द्वानी में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हनीबी महोत्सव के दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के प्रगतिशील काश्तकारों राजपाल सिंह राणा ग्राम थुनारा आराकोट को आड़ू एवं कीवी उत्पादन के क्षेत्र में चैन सिंह राणा सेब की अति सघन बागवानी के क्षेत्र में आकाश चौहान ग्राम किरैणु द्वारा अपनी सेब की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटी हेलनेट के प्रयोग हेतु दीपेंद्र कैंतुरा ग्राम श्रीकोट के द्वारा मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में एवं प्रमोद सिंह ग्राम किरौली के द्वारा सब्जी के उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मंत्री द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। बुधवार 22 दिसंबर को जनपद टिहरी के नगर पंचायत चमियाला में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर स्थानीय नेताओं और भारी तादाद में पहुंची जनता ने स्वागत किया। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने घनसाली विधानसभा को कई योजनाओं की सौगात दी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में हो रहे वहीं महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जनता से रूबरू हुए। बड़ी आस में विधानसभा घनसाली की जनता को लगा कि पुष्कर सिंह धामी घनसाली विधानसभा क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित करेंगे। कागजी कार्रवाई का हवाला देकर पुष्कर सिंह धामी चलते बने। वहीं स्थानीय विधायक की मांग, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बाल गंगा महाविद्यालय की राजकीयकरण की मांग और तमाम तरह की मांगों को दरकिनार रखा गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान बाल गंगा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। अब देखना यह होगा 2022 के चुनाव पर घनसाली विधानसभा में इसका क्या असर पड़ता है। क्षेत्रीय जन सैलाब 7 में पहुंचा था कि पुष्कर सिंह धामी आज घनसाली विधानसभा को ओबीसी क्षेत्र घोषित करेंगे। इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। प्रयासरत हैं, लगातार हम उसके लिए योजनाएं बना रहे हैं, लगातार हम विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि घनसाली क्षेत्र में आगे भविष्य में बहुत सारी विकास की संभावनाएं हैं। उन सभी पर हमारी सरकार काम करेगी और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। और हमारा जो सिद्धांत है कि अंत्योदय का सिद्धांत, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा शासन पहुँचे और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2025 जब हम स्थापना राज्य स्थापना दिवस अपना मना रहे होंगे उस समय हमारा राज्य हर दृष्टि से श्रेष्ठ राज्य बने। उस समय में घनसाली जैसे जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए हमारा काम चल रहा है। सीएम साहब, परिसंपत्तियों के मामले में हरीश रावत जी ने कहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो और इसको लेकर हम चुनावी मुद्दा उठाएंगे। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं। जो मामला 21 वर्षों में सुलझा नहीं, उलझा रहा, आज हमारी दोनों सरकारों ने
उसको सुलझाने का काम किया है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे पर बहुत दरियादिली दिखाई है, बहुत आगे बढ़कर उन्होंने पहले दिन ही इस पर जो है सारे निर्णय हो गए थे, हम लोगों ने जब बैठक की थी, और उसके बाद उनकी कैबिनेट ने भी उसको पूरी तरह से स्वीकृति प्रदान कर दी है और ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। अच्छी बात है, हरीश रावत जी को प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष में, तो कुछ तो बोलेंगे। माननीय पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उसको मेहनत करके, और आज पुष्कर सिंह धामी का जो संबोधन हुआ है उसको सुनने के लिए सीमांत क्षेत्रों से गंगे गवाली तक के भर भर के गाड़ियाँ आई हैं और आगामी 2022 के लिए बिगुल फूका उन्होंने। और जो घोषणाओं के बारे में जो प्रक्रिया उन्होंने अवगत कराया है कि जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने सहमति प्रदान की है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत उन्होंने कहा मैं देहरादून में जाऊँगा, उस प्रक्रिया के तहत उसको और उसको गति देने का काम करेंगे। और जो विभिन्न प्रकार के जो उनको जो मांग पत्र। देर रात हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र कटारपुर में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात हाथियों के एक झुंड ने गांव के नजदीक गन्ने व गेहूं की फसलों में जमकर उत्पात मचाया। फसलों की रखवाली कर रहे किसानों ने ग्रामीणों को हाथियों के आने की जानकारी दी, जिसके चलते हाथियों को भगाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा शोर मचाया गया। वहीं किसानों के द्वारा हाथियों के आने की सूचना वन विभाग को भी दी गई। वन विभाग के अधिकारी दिनेश नौटियाल ने बताया कि कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं और कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी खनन में लगी हुई है, इसलिए यह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से हाथियों का झुंड खेतों में घुसकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है, ये किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। देर रात भी हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को बुरी तरह से तहस नहस किया। घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों द्वारा हाथियों को भगाया गया। फसलें बर्बाद होने के बाद किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आज परियोजना क्षेत्र डाकपत्तर में करीब 8 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त चिकित्सालय का विधि विधान के साथ भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों सहित ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपने संबोधन में केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से जनहित में कई विकास योजनाओं को पूरा किया है। साथ ही कई विकास योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। कहा कि इसी क्रम में डाकपत्थर में बनने जा रहे संयुक्त चिकित्सालय से आसपास ही नहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभा रहे पूर्व विधायक और पूर्व काबीना मंत्री न प्रभात पर वार करते हुए कहा कि उनके कार्यालय में कोई भी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई हैं, जबकि अब भाजपा सरकार में काम हो रहे हैं तो वह बौखला रहे हैं। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने आज हरिद्वार प्रेस सभागार में प्रेस वार्ता की, जहां भाजपा सरकार के राज्य में 5 सालों के तमाम कार्य को उन्होंने उजागर किया। भाजपा सरकार ने उत्तराखंड राज्य में अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं और अब राजनीतिक पार्टियां चुनावी रंग में आ चुकी है। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा, राज्य में सड़क और फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी से लेकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना हो या केदारनाथ का पूर्ण निर्माण, डबल इंजन की सरकार ने राज्य में तमाम विकास कार्य इन 5 वर्षों में किए हैं और देवभूमि के लोग एक बार फिर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी। आज खटीमा फाइबर लिमिटेड के प्रांगण में बिग खटीमा विधानसभा के सभी बूथ अध्यक्ष संयोजक प्रभारियों की एक मीटिंग को गीता पुष्कर धामी द्वारा संबोधित किया गया और सभी से यह अनुरोध किया गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सभी कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच चुनाव का लाभ सही रूप से कार्यकर्ता ही पहुंचा सकते हैं। आए हुए सभी बूथों के अध्यक्ष एवं संयोजकों की ओर से कहा कि सभी लोग संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनाव के संगठन को मजबूत बनाने और उत्तराखंड के अंदर में युवा सरकार 60 के पार के नारे को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। बैठक में सभी मंडलों के अध्यक्ष महामंत्री उपस्थित थे। आज बूथों के संदर्भ में यहाँ पे बैठक हुई, पूरे संगठन के जिसमें हमारी पूरी विधानसभा से बूथों के अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित रहे, पदाधिकारी उपस्थित रहे और सभी से आगामी चुनाव के विषय में यहाँ पे चर्चा हुई है। और सभी का यही कहना है कि गांव में शहर में जो है सभी की एक ही बात चल रही है कि इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी भारी बहुमत से विजय दिलवानी है और बहुत ही उत्साह है, बहुत ही जोश है लोगों में और सभी गांव-गांव के अंदर
महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग जो है अपनी भागीदारी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी को विजय दिलाने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। साल 2022 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के सीमांत जिला हरिद्वार और यूपी के मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हरिद्वार में हुई। बैठक में चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर कई मामलों पर चर्चा हुई। दोनों जिलों के अधिकारियों ने तय किया कि चुनाव के दौरान सभी अधिकारी आपसी सामंजस्य बनाकर काम करेंगे। चुनाव के दौरान अवैध शराब की आवाजाही पर खास नजर रखी जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज सुखी ढाक जिला चंपावत में अनुसूचित जाति की महिला के द्वारा बनाए गए भोजन को नहीं खाया स्वर्ण जाति के बच्चों ने, और जब शासन तक बात पहुंची तो शासन ने आनन फानन में एक जांच कमेटी गठित कर जांच कमेटी को 22 तारीख को विद्यालय में पहुंचना था और 21 तारीख को ही जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जांच कमेटी विद्यालय में पहुंचकर अनुसूचित जाति की महिला को अगले आदेश तक कार्य करने से रोका, जिस पर स्वर्ण जाति के लोगों का कहना है कि यह हमारी एक जीत है और हमारे बच्चों ने खाना न खाने के कारण अनुसूचित जाति की महिला को विद्यालय से कार्य करने से वंचित कर दिया। शिक्षा अधिकारी द्वारा मुझे बताया गया कि आज शायद कोई रैली भी है वहाँ पर, उसमें उन्हें प्रतिभागिता करनी है। दूसरे मुझे ऐसा लगा कि शायद डीएम साहब का उन पर ये भी था कि आप जल्दी से जल्दी इसकी जांच करके दें, क्योंकि बवाला काफ़ी ऊपर तक जा रहा है और हमारे ऊपर भी प्रेशर बन रहा है कि भाई इसकी जांच कराइए, जल्दी जांच कराइए। तो मुझे जैसा लग रहा है कि शायद हो सकता है उस वजह से उन्होंने एक दिन पहले ही उसकी जाँच करना शुरू कर दिया। पिथौरागढ़ के महिला अस्पताल में निःशुल्क जांच बंद किए जाने से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से एनएचएम कर्मियों की हड़ताल के चलते एक तो पहले से ही जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर पड़ी हुई हैं, वहीं प्रशासन ने पिथौरागढ़ के महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की होने वाली निःशुल्क जाँच को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से दूर दराज से प्रसव के लिए पिथौरागढ़ पहुंचने वाली महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही महिला अस्पताल में निःशुल्क जांच दोबारा शुरू नहीं की गई और एनएचएम कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो वे उग्र आंदोलन छेड़ने को बाध्य होंगे। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मांग की है। हरिद्वार की मेयर अनिता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिबरी कॉलोनी में शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान मेयर प्रतिनिधि और कांग्रेसी नेता अशोक शर्मा ने आरोप लगाया कि हरिद्वार की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में पड़ती जा रही है। युवाओं की इस लत से उनके परिवार तक प्रभावित होने लगे हैं। गली गली में अवैध शराब और स्मैक बेची जा रही है, लेकिन स्थानीय विधायक और प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अशोक शर्मा ने चेतावनी दी है कि जब तक हरिद्वार में नशे के कारोबार पर रोक नहीं लगती तब तक हरिद्वार की हर गली और मोहल्ले में उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। में अब नशे के खिलाफ हमारा हरिद्वार कार्यक्रम था, आज यहाँ पर है। कनखल, ज्वालापुर सभी क्षेत्रों में हमारा कार्यक्रम रहेगा। नशे से पूरा हमारा हरिद्वार और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। अभी भी आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो कि किसी रैली का, सर नड्डा जी की रैली का है और हरिद्वार का ही है बताया जा रहा। उसमें भी किस तरह से भाजपा के नेता युवाओं को और वयस्कों को भी खुलेआम शराब पिला रहे हैं। भाजपा की टोपी सिर पर लगी हुई है, भाजपा का झंडा हाथ में है। तो ये सरकार ये प्रकार सत्ता हड़पना चाहती है। हम इस सरकार के ये कारनामों को उजागर कर रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक पीके राय द्वारा 22 दिसंबर की शाम को उत्तरकाशी कस्बे में भ्रमण कर पुलिस ड्यूटियों को चेक किया गया। इस दौरान पुलिस चौकी उत्तरकाशी बाजार ठेके के आसपास होटल ढाबों पर बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी, जिस पर एसपी द्वारा कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी बाजार में नियुक्त प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। मामले की जांच क्षेत्राधिकारी उत्तरकाशी को दी गई। एसपी उत्तरकाशी का स्पष्ट कहना है कि उत्तरकाशी में नशे के अवैध कारोबार पर पूर्णतः लगाम कसी जाएगी। होटल ढाबों में अवैध रूप से शराब परोसने के प्रचलन को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में भाजपा नेता गिरीश
कोटनाला ने सल्ट विधानसभा के लिए जनसंपर्क अभियान भौन गिरीश कोटनाला ने सल्ट विधानसभा के लोगों के लिए जनसंपर्क अभियान भौन डांडा से शुरू किया। भाजपा नेता गिरीश कोटनाला सल्ट विधान से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कोटनाला ने भौन डांडा गांधी चौक में एक बैठक आयोजित की। भाजपा नेता गिरीश कोटनाला ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। आगामी जो चुनाव आने वाला है उसके लिए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान को मैंने नाम दिया है मरचूला से नागचूला, भीता कोट से गुजरू कोट, कि पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो अपने विधानसभा का है वो मतलब चारों तरफ मैं जाऊंगा, पूरे क्षेत्र में घूमूंगा और हर गांव तक भाजपा का झंडा लहरा के आऊँगा। हर घर विज्ञान विज्ञान उत्प्रेरण एवं विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति चेतना का संचार करने के लिए स्पेक्स देहरादून उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद के संयुक्त तत्वाधान में विज्ञान व प्रौद्योगिक विभाग भारत सरकार के सौजन्य से सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज मसूरी में 2 दिवसीय विज्ञान मेले के प्रथम दिवस में मेले का शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव एवं स्पेक्स देहरादून के सचिव डॉक्टर ब्रिज मोहन शर्मा के द्वारा किया गया। विज्ञान मेले में सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्रों के साथ अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी प्रतिभाग किया। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉलीग्रांट में हिमालयन स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट की ओर से क्रिसमस व नए वर्ष के उपलक्ष्य में केक मिक्सिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय कुलिनरी मैनेजमेंट के छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन को बनाकर परोसा। कार्यक्रम में होम स्टे के लिए उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों पर मेन्यू को कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना और लर्नड स्किल्स के सहायक वाइस प्रेसिडेंट रमेश पेटवाल संयुक्त रूप से विमोचन किया गया। SRHU की ओर से प्रशिक्षितों द्वारा संचालित होम स्टे में रखा गया। आज हमारे जो कुलिनरी साइंस के बच्चे हैं इन्होंने अपनी स्किल का यहाँ पे प्रदर्शन किया। केक मिक्सिंग डे के रूप में आज हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है यहाँ पे, और बच्चों ने अपने हाथ से जो खास करके उन्होंने आज उत्तराखंड की जो डिशेज़ हैं वो बनाई थी और हम लोगों को सर्व करी। बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, और सभी को क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत बधाई। विश्वविद्यालय द्वारा जो होम स्टे के लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसा कि विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड में 1000 युवाओं को अभी स्टार्टिंग में ट्रेन करेंगे होम स्टे के लिए। तो उस होम स्टे में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सारे होम स्टों में एक स्पेशल मेन्यू उनके लिए होना चाहिए, जो उत्तराखंड के हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो उत्तराखंड का भोजन है, उसका एक मेन्यू भी आज यहाँ पे लोकार्पण किया गया है। और ये मेन्यू सभी हमारे जो 1000 होम स्टे होंगे उनमें जो आने वाले गेस्ट होंगे उनको यही खाना खिलाया जाएगा। हमारे देश में प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है। आज भी देश के युवा डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की तर्ज पर देश को आगे बढ़ाने की जस्तजू में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक छात्र अंकित ने एक ऐसी मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर कॉलेज के प्रबंधक सहित तमाम लोगों को अचंभित कर डाला। जी हां, रुड़की के RCI कॉलेज के छात्र ने एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया है जो 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। वहीं छात्र का यह भी कहना है कि 5 किलोमीटर तक की पहुंच तक का रॉकेट बना सकते हैं। हालांकि इस रॉकेट को बनाने में कॉलेज प्रबंधन ने उपयोग आने वाले सभी उपकरण उपलब्ध कराने में पूर्ण सहायता प्रदान की है। कॉलेज का डायरेक्टर का कहना है कि उन्होंने खर्च की चिंता नहीं की, बस अपने छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए अपने छात्रों को हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि नॉर्थ इंडिया में अंकित ऐसा छात्र है जिसने 3 किलोमीटर तक वार करने वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर देश के साथ साथ अपने कॉलेज का नाम भी रोशन किया है, जिसका सभी को गर्व है। ऋषिकेश के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिंगटाली के निकट देश के सबसे बड़े नामी होटल प्रबंधन पर क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही स्थानीय लोगों का उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। टाइगर पावर्स एवं होटल एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक इंद्रजीत सिंह व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विवेक विद्यार्थी सहित अधिवक्ता सर्वश विद्यार्थी ने पत्रकारों से संयुक्त बातचीत करते हुए सिंगटाली स्थित ताज होटल के प्रबंधकों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन द्वारा अवैधानिक रूप से किए गए निर्माण के कारण सैकड़ों की संख्या में हरे पेड़ों व पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। इस इलाके में मैं सन 88 से रहता हूँ और इस भूमि पे जहाँ मैं अभी हूँ
वो 1995 से रह चुका हूँ। उधर प्रकृति का बहुत बचाव और ये किया हुआ है और हमें बहुत दर्द और पीड़ हुई है क्योंकि 27-28 जुलाई के रात 2020 पे ताज होटल जो कि हमारा बिल्कुल पड़ोसी है और ऊंचाई पे है, उनके 2 दीवार टूट के बेशुमार पत्थर, रॉक, कंक्रीट पिलर, एंगल आयरन आदि आके हमारा बहुत नुकसान और ख़तरे में हमें डाला है। तो ये शुक्र है कि उस वक़्त कोई आदमी, हमारा स्टाफ को बहुत बड़ी हादसा नहीं हुई, मगर जहाँ हम एपियरी यानी कि मधुमक्खी पालन, बटरफ्लाई पार्क, ये वो जो कि आज के ज़माने के मुताबिक नया टूरिज़म, इको टूरिज़म के मॉडल्स हैं, वो हम प्लानिंग कर रहे थे, ये पूरा उसको नष्ट कर दिया। उसके ऊपर चोट पे चोट ये है कि उन्होंने प्रशासन के साथ झूठ पैदा किया कि हमारे ज़मीन पे जो नीवा है उसका हल्दू का पेड़ गिर के उनके 2 दीवार तोड़ गए, जो कि बड़ी अजीब है। अब चार्टर्ड इंजीनियर का रिपोर्ट है कि उनका कंस्ट्रक्शन ही फॉल्टी था। अब उन्होंने अपना बाउंड्री वॉल तो इतना चौड़ा तगड़ा बना दिया और वही एक सबूत है कि पहले वाला जो दीवार था उसमें कमी थी, जो कि हम 2017 के पहले से बोलते आए कि ये क्रैक है और टूटने वाला है। और ये झूठ जो है, ये मैनेजर ताज, ये मालिक का और के स्टाफ वगैरह अर्जुन मेहरा जो हैं और डेरा मैक्स होटल जो उनका कंपनी है, ये झूठ पैदा हो गया फाइलों में, प्रशासन में। अब आपको पता है कि एक दफ़ा फाइल में कुछ आ जाए वो इतना, तो हम वज़न डालते गए, SDM, DM वगैरह को लिखते गए कि ये माल पड़ा है और ये ख़तरा है। तो उन्होंने भेजा जैसे कि नायब तहसीलदार को, मगर तहसीलदार खड़ा है सारा मलबा के साथ और तस्वीर भी ली हुई है, फिर भी वो रिपोर्ट नहीं किया गया। चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, सो पनिशमेंट इन द आइज ऑफ द लॉ। सो हमें ये पता लगा, एक तो खैर जो डायरेक्ट ग्रोस क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है, क्योंकि लापरवाही से ये सेप्टिक टैंक्स जो इनके टूटे हैं और जिस बारिश के कारण मतलब इन्होंने तो बस सिर्फ बोला कि कुदरती है, बट सेप्टिक टैंक लीक एंड नॉट जिनका कैपेसिटी कम थी उनके कारण वो फूट चुके। और हम चाहते हैं कि ग्रोस क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस इन पर किया जाए। दूसरा है कि जो पता लगा कि इन्होंने बहुत नकली मतलब मैनिपुलेशन किया है परमिशंस लेने के लिए, जैसे फायर NOC वो नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी के नाम पे है, या तो ताज हो या डेरा मैक्स हो, ये मतलब ताज डेरा मैक्स तो कोई है ही नहीं। एंड फिर ज़िला परिषद का जो परमिशन है उसमें खास लिखा है कि शौच जो है किसी और को हानि नहीं करना चाहिए। अब वही सेप्टिक टैंक्स वाली बात हो गई कि वो शौच, फिर NGT के बातें कि उन्होंने जो शर्तें दी हैं ड्राई वॉल, रिटेनिंग वॉल, वो अच्छी तरह मेंटेन किया जाए, वो भी नहीं किया गया था। जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, ताज के साइड डेवलपमेंट के कारण जो कई बरसों से पेड़ लगाए गए थे उस पेड़ों को क्षति पहुंची है। ये हमारा मेन मुद्दा है कि उनके कारण प्रकृति को बहुत नुकसान था। तो इसका तो सरकार इस पर पनिशमेंट तो इसको लगना ही चाहिए। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा व्यक्ति द्वारा लाई गई, न कि दैवी आपदा नहीं थी। वो इस ताज की जो कमेटी है, जो भी उसको होटल को वो कर डेरा मैक्स वाले को, उसके कारण बहुत बड़ी प्रकृति क्षति पहुंची इस क्षेत्र में। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।